हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो लीजिए गाइस, लास्ट क्लास में जहां तक हमने अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट किया था, आज उससे आगे बढ़ने का नंबर आ गया है। तो याद करो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना बेसिकली स्टार्ट किया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और जनरल इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली तो कहां तक पढ़ा था, वो जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम जान चुके थे बेटा, हमने इसकी बिजनेस इकोनॉमी डेफिनेशन भी लिखी थी, साथ साथ में जनरल इकोनॉमी डेफिनेशन के साथ साथ हमने सीखा था कौन से वर्ड से निकल के आया। थोड़ा रिकॉल करता हूं, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमने बात की थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में से ही हमने कुछ कंसेप्ट निकाले थे, जो कंसेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स बेस पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं। तो जहां हमने अपने पास में बात की थी कि सोशल साइंस के रिगार्डिंग की साइंस कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव क्या होती है, नॉर्मेटिव क्या होती है, इस पे एग्जांपल भी लिए थे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। अब हम अपने अगले वर्ड पे आएंगे, नंबर है। अब हम पढ़ेंगे बेटा अपना स्कैर्सिटी वाला पार्ट। एज यू नो दिस, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमारे पास में वर्ड है स्केर्स रिसोर्सेज। आज की क्लास यहां से स्टार्ट होगी। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या कौन कौन सी इकोनॉमिक्स रहे जिन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, क्यों एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और उसके बाद शुरू होगा आज की क्लास का टॉपिक नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आइए भाई, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस, इसी पार्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर याद करो, अपना थोड़ा आपको रिकॉल करता हूं थोड़ा पॉइंट। हमने अपने इनिशियल पॉइंट के अंदर डिस्कशन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, याद करो। अब उसके ऊपर हमने कुछ नोट्स बनाए थे, थोड़ा नोट्स मैंने यहाँ पे चेंज किए, वही पार्ट लिखा है मैंने। बट यहाँ पर अब आप चीजें देखिए, अपना ये पार्ट आप लोग सीख चुके थे, और आज का जो हमारा मेन पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जो पार्ट जहां छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, आओ बात करते हैं। तो सुनो 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 भाई लोगों, याद करो, भूले तो नहीं हो, हमने सोशल साइंस के रिगार्डिंग बात कर ली थी। हमने जान लिया था कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। तो कैसे? तो दो बातें सीखी थी, याद करो। हमने सीखा था सर दो बातें। पहली बात कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। ये दोनों बातें, ये वो बातें तो हमारी हो चुकी है। इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, ये डिस्कशन भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हमारा एक सेकंड वर्ड था जिसके ऊपर हमारे कंसेप्ट आते हैं, वो है हमारा स्केर्स रिसोर्सेज। तो हमें बात करनी है स्केर्स रिसोर्स के बारे में पहले। अब देखो, यही एक पैटर्न बेटा, एकदम आराम आराम से हर चीज समझनी है ताकि पूरी क्लैरिटी तुम्हें मिल सके। तो स्केर्स रिसोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है, इसके बाद हम आएंगे डेफिनेशन वाले पार्ट के ऊपर। चलो आओ बात करते हैं। तो लो भैया लो, जहां से छोड़ा वहीं से शुरू करेंगे। तो हेडिंग बनाओ बेटा और लिखो स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज जैसे नंबर आया, प्लीज कुछ नहीं करना, बस सुनना है, हर एक चीज समझाऊंगा, अपने आप बिना बैठे गारंटी मेरी है। सुनो, लिखते हैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में। स्केर्स रिसोर्सेज जिसे नॉर्मली कहा जाता है भैया दुर्लभ, हिंदी में बोलते हैं दुर्लभ, बट दुर्लभ का मतलब क्या है? रेयर। आई कैन यूज द वर्ड रेयर, ठीक है। तो यहां से दो डेफिनेशन निकलती है, जानते कौन सी निकलती है? द फर्स्ट डेफिनेशन जो यहां से निकलती है कि भैया रिसोर्सेज के स्केर्स होने का नुकसान क्या है। बोला भैया नुकसान है दो नुकसान है, दो तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लाल सुनो ध्यान से बात को। जब अपनी इकोनॉमी के अंदर, एज वी नो दिस, भाई पानी की बात ले लो एग्जांपल के लिए, अच्छा पानी है पीने के लिए? नहीं सर, सिंपल सी बात है। द पॉइंट इज, जब अपने पास में रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या सबकी स्किल बराबर है? आंसर इज नो। तो पॉइंट समझना, मैंने वर्ड बताया था सोर्सेज एंड रिसोर्स, टू डिफरेंट वर्ड्स गाइस। सोर्स मतलब क्या? ये पेंसिल क्या है, ये नोटबुक क्या है, ये बोर्ड क्या है? सोर्सेज है बेटा, ध्यान रखना, जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। हम कौन है? हम रिसोर्स हैं। तो रिसोर्स कौन हुआ? जो सोर्सेज को यूज कर रहा है, इन शॉर्ट ध्यान रखना। अब पॉइंट समझना, आपके पास में रिसोर्स के स्केर्स होने से दो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। ये हमारे कंसेप्ट का पार्ट है, लिखो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, नंबर वन। दूसरा लिखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और याद रखना, नोट्स भी ऐसे ही बनाने जिससे पूरी क्लैरिटी रहे आपके पास में। तो एक प्रॉब्लम कौन सी है? स्कैर्सिटी। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? चॉइस। आओ थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, सुनना ध्यान से बात को। जैसे मैंने वर्ड यूज किया स्कैर्सिटी, वर्ड कहां से निकला? स्केर्स रिसोर्स से निकल के आया। अब होता क्या, देखो, दुर्लभ संसाधन से बनती है दुर्लभता की प्रॉब्लम, हिंदी में बोला मैंने आपको। अब यही बात सुनना अपने पास में इकोनॉमिक लैंग्वेज के अंदर। एक बात बताओ यारो, क्या आज जो हमारे पास में इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, अपने पर्सनल की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना। क्या आज हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो अनलिमिटेड हैं? क्या सोचो, दिमाग लगाओ। क्या
अपने आप तो हर चीज रीजन में है बेटा, हर चीज रीजन छिपा हुआ है। सोच के बताओ, क्या जो हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं, क्या वो अनलिमिटेड है क्या? बोला नहीं सर, वो तो लिमिटेड है। अब दूसरा क्वेश्चन, एग्री करते नहीं करते हो? एग्री करते हैं इस बात पे। दूसरा प्रश्न मेरा, क्या आप लोगों की या मेरी या हम सब लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, वो लिमिटेड है क्या? कि नहीं नहीं, मुझे तो बस 2,000 रुपए दे दो, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? या एग्जाम्पल के लिए मेरे पास होता ना एग्जाम्पल, भैया मैं जब मैं स्कूल के बाद में अपनी हायर डिग्रीज करूंगा तो एक काम करूंगा, पापा मुझे बाइक दिला देना। बाइक मिल गई तो गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिल गई तो हवाई जहाज मांगोगे। सिंपल सी बात, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए उसे इंसान कहा जाता है। इन शॉर्ट पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स अनसेटिस्फाई है, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने वाले रिसोर्सेज वो क्या है, हमारे पास में लिमिटेड है। तो एक ऐसी समस्या, सुनना, एक ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, उसी प्रॉब्लम को बेटा प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी कहा जाता है। और सुन लो, अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा जहां हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वहां पर यही कंसेप्ट लिखे जाएंगे, यहां पर यही कंसेप्ट लिखे जाएंगे। तो ये नोट करते हैं इसके बारे में कि किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज किसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। तो लिखो, नोट करो इसके बारे में। कहता है भैया सिंपल सी बात, ए प्रॉब्लम विच अराइजेज, आई कैन यूज द वर्ड ए प्रॉब्लम विच अराइजेज, एक ऐसी प्रॉब्लम जो इसलिए क्रिएट हुई, कौन सी ड्यू टू, आई कैन यूज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी मिले। कौन सी प्रॉब्लम? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ऐसी समस्या जो क्रिएट इसलिए हुई क्योंकि भैया इंसान तो इंसान है, ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग है, वो तो मानने वाला है नहीं, उसकी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, बट उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो आपके पास में लिमिटेड है। तो ऐसी प्रॉब्लम को स्कैर्सिटी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख लो, या इसी को अगर मैं लिखना चाहूं पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखूंगा, लिखो ए प्रॉब्लम, इसी को लिखता हूं और करके लिखता हूं, और तो कौन सा, ए प्रॉब्लम, गाना लिखो, ए प्रॉब्लम which arises, a problem which arises, लिखो, due to, किसकी वजह से हुआ, due to limited resources। रट्टा मारना पड़ रहा है क्या? नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी मिल रही है आपको यहां से। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ऐसी समस्या को, ऐसी प्रॉब्लम को स्कैर्सिटी कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम तो बेटा हमारे साथ में आती ही आती है, कॉमन सेंस। हमने डे 1 पे सीख लिया हाउस होल्ड मैनेजमेंट, याद है? अब एक हाउस होल्ड मैनेज करना मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, क्योंकि मैनेज कोई क्यों करता है? मैनेज इसलिए करना पड़ रहा है कि भैया सिंपल सी बात, मेरे पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना। इफ टॉक्स अबाउट मनी, पैसे की बात कर लो, पैसा क्या है भाई आप लोगों के लिए? आप पैसे से चीजें खरीद पा रहे हो, तो मनी क्या आपके लिए यहाँ पे रिसोर्स है। तो बताओ ना, वो रिसोर्स तो लिमिटेड है बट आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जितना ही खरीद लो कमी पड़ता, सिंपल सी बात। तो वॉइड क्या है? इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम स्कैर्सिटी। बोलो याद रहेगी बात बेटा, क्लियर है? क्या ये प्रॉब्लम याद रहेगी जो निकली हमारे स्केर्स रिसोर्स के पार्ट में? याद रखना, अभी हम जनरल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर बिजनेस शिफ्ट करेंगे अपने पास। डन है? आगे आता हूं। अगला बताओ, ये हमने पढ़ लिया था सर, ये तो हमने पढ़ लिया था, हमने कवर कर लिया था क्लास में, मैंने रिकॉल करवाया पार्ट को। आगे आता हूं। अब बात आई बेटा, किसे कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रट्टा मारना मना है भाई लोगों, हर चीज सीख के पढ़नी है, समझ के पढ़नी है, ध्यान रखना। रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड। तो पहला वर्ड मुझे बताना, सोच के बताना। माना कि रिसोर्स लिमिटेड थे, मान लिया, ठीक है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, माना भी और एक्चुअली प्रिवेल भी करता है। बट माय क्वेश्चन इज, रिसोर्स के लिमिटेड होने के साथ साथ क्या उस रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस है या नहीं है? सोचो, लगाओ दिमाग, आंसर मिलेगा यस और नो का। क्या रिसोर्स के लिमिटेड होने के साथ साथ में उनके ऑल्टरनेट यूज है या नहीं है? सर ऑल्टरनेट यूज भी है, तो सोचो, एग्जाम्पल लगाओ। एग्जाम्पल, आज मेरी पॉकेट में जितना पैसा है, सोचो, क्या इस पैसे से मैं एक ही चीज खरीद सकता हूं? क्या मनी से मैं एक ही चीज खरीद सकता हूं? नहीं सर, यू आर हैविंग ऑल्टरनेट चॉइसेस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एग्री है ना? ठीक है। ये पावर, बिजली की बात कर लेता हूं। पावर क्या है? रिसोर्स का पार्ट है। क्या इस रिसोर्स, जो घर में बिजली आ रही है मेरे पास, मेरी फैक्ट्री में बिजली आ रही है, तो क्या उस पावर से मैं किसी एक आइटम चला पाऊंगा? आंसर इज नो। आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब अगर तुम्हें कोई बोल, एग्जांपल बताना, रिप्लाई करना, तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारे घर में दिन में सिर्फ 2 घंटे पावर आएगी,
अगले एक महीने तक, सुनना मेरे एग्जांपल के लिए, अगले एक महीने तक घर में सिर्फ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे रात को बिजली आएगी। नाउ प्लीज टेल मी, क्या करोगे उन 2 घंटों में? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, टोटल मिला के 4 घंटों में क्या तुम सब कुछ चलाओगे कि भैया जो चल जाए मैं बैठ के टीवी देखूंगा बस खाली? नहीं, वहां पर आप लोग चॉइस करोगे कि जब पावर आएगी, जब रिसोर्स मुझे दिया गया, तो मेरे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं प्रेस करूंगा, मैं पावर चलाऊंगा, वॉशिंग मशीन चलाऊंगा, टीवी चलाऊंगा, क्या करूंगा, मैं मोबाइल फोन चार्ज लगाऊंगा। दैट मीन्स आपके पास, मेरे को समझना पहले ध्यान से, क्लैरिटी मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहां पर अब दोबारा से ऑप्शंस आ गए। तो याद रखना, एक ऐसी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है किसकी वजह से? लिमिटेड रिसोर्स और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस की वजह से। याद रहेगी बात, उन लिमिटेड रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूज की वजह से। कोई सिंपल सी बात, यू हैव टू चूज, कौन सा चुनाव करूं, कौन सा ना करूं। तो लिखो बेटा इसके बारे में, नोट करना। कौन सी? ए प्रॉब्लम विच अराइजेस, कौन सी लिखो? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्स के लिमिटेड होने की वजह से, एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उनके ऑल्टरनेट यूज होने की वजह से उस प्रॉब्लम को बिलाल नाम दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसी को नाम दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो लिख लो, पैराग्राफ फॉर्म में भी इसको याद रहेगा आपको। कौन सा? और लिखता हूं, कौन सा लिखो? ए प्रॉब्लम विच अराइजेस। और याद रखना, जितना पार्ट अभी कर रहे हो सारा पार्ट आगे यूज होगा, तभी तो कनेक्शन है इकोनॉमिक्स में। अगर ये दोबारा आएगा नहीं तो फिर फायदा क्या पढ़ने का? मैं तो कॉमन सी बात बोलता हूं भाई लोगों, सच है, दिल पे लगेगी, सच्ची बात तो यही है। तो लिखो, ए प्रॉब्लम विच अराइजेस ड्यू टू limited resources, due to limited resources and their alternative uses, and their alternative uses, ऐसी समस्या को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। नोट कर लो इस पार्ट को बेटा, नोट कर लो। बताओ, क्या अब आपको क्लैरिटी मिली कि हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से हमारे पास में हमारे 2 प्रॉब्लम की बात समझ में आती है, और ये टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है। पूछता है स्कैर्सिटी क्या होती है, पूछता है चॉइस की प्रॉब्लम क्या होती है। और बता दूं हिंट के लिए बोल रहा हूं, याद रखना, खाली याद रखने के लिए बोल रहा हूं, ये वाली प्रॉब्लम आप लोग पढ़ोगे व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। ये सेम बात आपको व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम में लिखनी है, और ये सेम याद करनी है। और ये सेम बात आपको हाउ टू प्रोड्यूस में काम आएगी, जहां पर बात आएगी चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे बात आएगी चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 बातें वहां पढ़ने को मिलेगी, इनको सेपरेटली याद रखना। बताओ बेटा, बताओ, क्या ये समझ में आया? हाँ या ना? नोट कर लो इस पार्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलो आगे बढ़ेंगे, चले भैया। तो इन शॉर्ट हमने अपना बेसिक स्टार्टिंग वाला पार्ट सीख लिया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, दोबारा बात की, फिर आगे बढ़े हमारे पास में इस पार्ट के ऊपर। तो यहां पर हमारा जनरल इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा सा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं आऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ी ज्ञान की वर्षा ले लो भाई लोगों, सुनो ध्यान से। क्यों दे रहे हम ज्ञान की वर्षा? क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारे कंटेंट के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूट की साइड से हमें एक शब्द मिला, उस शब्द का नाम है एडम स्मिथ। शुरुआत में ओपन करो, लिखा मिलेगा एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी, रिमेंबर? तो उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स वेल्थ है। वहां पे लिखा मिलेगा कि कौन से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता। दिखाऊं क्या? अब दिखाता हूं, थोड़ा याद आ जाएगा तुमको, थोड़ा याद आ जाएगा। देखो क्या लिखा है मेरे लाल, यहां लिखा हुआ, पढ़ना ध्यान से थोड़े पॉइंट को, कि भैया इसके बाद में इन 1776 एडम स्मिथ पब्लिश्ड द बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दिख रही है बात, लिखा हुआ है ना? तो इसके बाद में उन्हें फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसलिए उनका नाम भी पड़ता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये बात लिखी हुई है, क्या इसको इतना ही पढ़ के छोड़ दूंगा भाई मैं लोग? आंसर इज नो, आंसर इज नो। इतना नहीं छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो कंसेप्ट अधूरे रहेंगे तुम्हारे पास में। इसीलिए सिर्फ उतना मत पढ़ो जितना लिख के दिया, उतना पढ़ो ताकि जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, जितना आपको पता होना चाहिए। आओ तो बताता हूं अगली कहानी क्या है, सुनो भाई ध्यान से। ये पार्ट हमारा हो चुका, हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया, डन गाइस। अब आगे बढ़ता हूं, चलो भैया चलो। एक कहानी थोड़ी सी बीच में डालते हैं, फिर आएगा हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर वाला पार्ट, ठीक है। हेडिंग लिखो, एक हेडिंग बनाओ, लिखो इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स ना आपकी पहली मोहब्बत बने, मैं हमेशा बोलता हूं इकोनॉमिक्स आपकी मोहब्बत बन जाएगी बेटा, पढ़ने का मजा अलग ही आएगा आप लोगों को। तो अगर आप चाहते हो तो उससे पहले कुछ चीजें कनेक्शन में बिल्टअप करना स्टार्ट करो। कौन सी बातें? सुनना। इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखवा रहा हूं, 2 बातें लिखवाऊंगा, सुनना ध्यान से बात को।
एक्चुअली इतनी ज्यादा कंटेंट को पढ़ने को दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स दिए गए, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, बाकी बहुत सारा कंटेंट दिया गया। अब ये कंटेंट लिखा किसने, ये कंटेंट बताया किसने? अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, वो सुननी है, फिर से नोट करेंगे हम, ठीक है? पहली बात सुनना मेरे लाल, पहली बात सुनना, द फर्स्ट थिंग, ये सारे के सारे चैप्टर्स नहीं है, ये सारे के सारे चैप्टर्स नहीं है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स की क्या है, थियरीज हैं, रिसर्च है। एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद में उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया, लोगों के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, और दुनिया ने उन्हें चूज किया कि हाँ भैया आपकी रिसर्च को हम ऑप्ट करते हैं, हम चूज करते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है, ये तो एक अपनी बेसिक सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी एक बात बोलता है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, लाइन सुनना बात है ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है कि ये सही है, उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति और खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है। बट मुझे बताओ कौन सा बेस्ट तरीका होता है किसी को गलत प्रूव करने का? क्या मैं बोलूं, अगर मुझे किसी के सामने अपनी बात रखनी है, सुनना मेरी कहानी, ये बातें बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, ये स्टोरी सुना रहा हूं, कहानी समझ में आएगी तुमको ध्यान से। अब बताओ ना, सोचो, लगाओ दिमाग की बात के ऊपर कि अगर मैं बोलूं कि भैया तुम तो सीधे गलत हो। एग्जांपल, एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स वेल्थ है, इकोनॉमिक्स वेल्थ से कनेक्टेड है, धन से कनेक्टेड है, वेल्थ मतलब प्रॉफिट, प्रॉपर्टी, बैंक और सब मिला के। उसने बोला इकोनॉमिक्स सिंपल सी बात पैसे से कनेक्टेड है। तो मैं दो बातें बोल सकता है, भैया इकोनॉमिक्स, भैया एडम स्मिथ भैया तुम गलत हो, अंकल जी गलत हो आप लोग, ऐसे बोल दूं। या फिर मैं ये बोलूं कि एडम स्मिथ आप सही है लेकिन मेरा मानना ये है। दूसरी बात ज्यादा कंफर्टेबल होती है, दूसरी बात ज्यादा लोगों को एक्सेप्टेबल होती है। इसीलिए बेटा हमारी इकोनॉमिक्स की कहानी में भी यही हुआ, हमारी इकोनॉमिक्स की कहानी भी यही हुआ। जब पहला वर्ड निकल के आया और फर्स्ट सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, वो डिफाइन किया एडम स्मिथ ने। 1776 में उन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स वेल्थ से कनेक्टेड है, लेकिन उनको क्रिटिसाइज किया उसके बाद में एल्फ्रेड मार्शल ने। इकोनॉमिस्ट से सारे ध्यान रखना, इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं बेटा? इन शॉर्ट वो लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज को जो इकोनॉमी के अंदर हो रही हैं। रिमेंबर आई कैन यूज दी वर्ड, लाइन बोलते क्या बोलूंगा, दोज पर्सन हु एनालाइज, हु रिसर्च, कौन सी, हु ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी जो हो रही हैं, उन्हें इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। उन्हें इकोनॉमिस्ट, हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्री कहा जाता है। पहली बात। अब सुनो भाई लोगों, तो पहले क्या हुआ, एडम स्मिथ आए, फिर आए एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने बोला भैया कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो ह्यूमन के वेलफेयर से कनेक्टेड है। भैया खाली पैसा पैसा नहीं, इंसान है ना, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी इच्छाएं है ना, उसके वेलफेयर, उसके सामाजिक कल्याण से कनेक्टेड, सोशल वेलफेयर से कनेक्टेड है। अब इसने बोल दिया। फिर इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कौन आया? रॉबिन्स आ गए, लियोनार्डो रॉबिन्स। उन्होंने बोला नहीं नहीं भैया पैसा ठीक, समझ में आ गया, वेलफेयर भी ठीक, बट साइंस भी तो है, हर चीज सिस्टमेटिक में चलती है, कुछ कारण होगा तो रिजल्ट भी निकल के आएगा। आज कमाई नहीं करोगे तो कल पैसा भी नहीं आने वाला तुम्हारे पास में, काम नहीं करोगे तो कमाई नहीं करोगे। लाइक एग्जांपल, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो वो मुकाम हासिल नहीं होगा। सिंपल समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बट उनकी बात को बाद में क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ और इकोनॉमिस्ट है, आओ बात करते हैं, समझो ध्यान से। इसलिए मैंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट गाइस, सुनो। तो फर्स्ट लिखता हूं, पहले क्या हुआ, सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले पिक्चर में कौन आता लिखना, इन 1776 लिखना, नोट करना। सबसे पहले पिक्चर में कौन आया? पिक्चर में आया बेटा इन 1776, 1776 के अंदर। नाम लिख लो, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। और मैं बता देता हूं आपके कंसेप्ट थोड़े आगे जाके और हिलेंगे, क्योंकि रीजन इज आपको सिखाया जाएगा एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। बट बाद में एक और पापा पिताजी हमारे सिंपल इकोनॉमिक्स के। फिर एक और कहानी निकल के आएगी, भैया नहीं नहीं जेएम किनीज है, जेएम किनीज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है भाई लोगों, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है और वो है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिफरेंस है सर, डिफरेंस समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? गाइस सिंपल सी बात, किसी व्यक्ति ने जब पहली बार किसी चीज को डिफाइन किया तो क्या उसे उस चीज का पिता नहीं कहा जाएगा? नाम दे दिया गया। तो इसलिए एडम स्मिथ ने क्या बोला, लिखो इंसान एडम स्मिथ, कौन सी लिखो, गेव द फर्स्ट डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन दी थी उन्होंने? शॉर्ट में बोला इकोनॉमिक्स इज वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज वेल्थ। इन शॉर्ट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको जो याद रखना है वो बता रहा हूं, खाली बुक का नाम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। इकोनॉमिक्स इज वेल्थ, उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ से कनेक्ट किया। अब हुआ क्या, जैसे उन्होंने डेफिनेशन दिया उनको क्रिटिसाइज करने के लिए फिर आ गए। तो उनके बाद इन 1890 के अंदर दोबारा एक इकोनॉमिस्ट निकल के आता है, उनका नाम था बेटा एल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम था?
एल्फ्रेड, ये बस सुन लो, नोट कर लो खाली इसको, ये नहीं ओ हम तो डीप में जाएंगे, डीप में रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। एडम स्मिथ को ने डेफिनेशन दिया, इसलिए उन्हें नाम भी दिया गया, क्या नाम मिला? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या आई कैन यूज द वर्ड फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह कहा गया उनको, पहला वर्ड। दूसरा, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने बोला क्या है भैया? बोला हम तो अपनी कहानी अलग कहेंगे, हमारी कहानी तो अलग है। बोला क्या कहानी तुम्हारी? बोला हमारी कहानी है कि इकोनॉमी से कनेक्शन है किससे? वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर से कनेक्ट किया कि सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ आप वेलफेयर की बात भी करो। तो दूसरा डेफिनेशन क्या है? वेलफेयर डेफिनेशन। स्पेसिफिकली पूछूं, किसने दिया वेलफेयर डेफिनेशन? अल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया वेल्थ डेफिनेशन? एडम स्मिथ। याद रहेगा। उसके बाद भी कहानी खत्म, ये कहानी चलती रहती बेटा, चलती रहती, चलती रहेगी। तो फिर क्या हुआ? लिखो, इन 1932 1932 में एक इकोनॉमिस्ट और निकल के आए। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इकोनॉमिक्स का पार्ट ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, आई कैन गारंटी फॉर दिस। क्यों? रीजन, क्योंकि बुक में जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ा दो तो कनेक्शन कभी बिल्टअप नहीं होगा। बुक में ये सोच के लिखा गया कि आपने अपनी 11th 12th के अंदर हर चीज इकोनॉमिक्स को बहुत स्ट्रांगली पढ़ा है। जानते हो बात? ये जमशन तुम भी समझो, दिल पे लगी बात तुम्हारे। हर आपको टीचर समझ आ रहे हैं भैया, बच्चे ने पढ़ाई की है, ये लोग 11th 12th पढ़ के आ चुका है, तो पढ़ चुका है तो क्यों पढ़ाएं उसको बातें, वो कनेक्शन क्यों बिल्टअप करें? ये कनेक्शन नहीं बिल्टअप, मैं अभी पूरा थोड़ी पढ़ा रहा हूं। कनेक्शन नहीं बिल्टअप होगा तो अगला इकोनॉमिक्स वाला पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। मजा चाहिए ना, एक पढ़ने में मजा आ गया यार, पूरा दिन लेके बैठो तो मजा आना चाहिए मेरे को, तो मजा तभी आएगा जब कनेक्शन बिल्टअप होगा। तो लिखो 1982 में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साक्षात दर्शन देते हैं कौन? लियोनन रॉबिन्स। तो इसलिए इनको रॉबिन्स की डेफिनेशन भी बोलते हैं। रॉबिन्स क्या था भैया, कौन थे? अब इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति कह रहा है वेल्थ है, एक कह रहा है वेलफेयर है, अब तीसरा आया बोलता नहीं नहीं कनेक्शन तो है ना, इकोनॉमिक्स में हर सिस्टम में है ना? बोला हाँ है। सिस्टमेटिक मैनर में चलती है? हाँ है। कॉज एंड इफेक्ट भी है? बोला हाँ है ना। अभी अपना जब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी ये शब्द आएंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। दूसरा बढ़ाएगा सर इन सिस्टमेटिक मैनर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आती है ना बातें, आते नहीं बात, तो वो इसने लिखो। तो लियोन ने क्या बोला? इन्होंने बोला भैया इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड विद, किससे? इज ए साइंस। इन्होंने इकोनॉमिक्स को सीधा सीधा साइंस से कनेक्ट कर दिया और बोल दिया साइंस इसलिए क्योंकि साइंस में दो फैक्टर मेजर होते हैं। हमने लिखा भी था, फर्स्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक मैनर। इकोनॉमिक्स में हर चीज सिस्टमेटिक मैनर में है। नंबर टू, इसका मतलब आपस में चीजें कनेक्टेड है, नंबर वन। नंबर टू का एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और ये तो ऑब्वियस मानते भी, हम लोग भी मानते हैं भैया, क्या हुआ तो इफेक्ट तो आएगा। एग्जाम्पल तो रट्टा हमारा एग्जाम्पल देना, समझना। कोविड आया था इंडिया में, कोरोना की बीमारी आई तो भैया इंपैक्ट पड़ा, लॉकडाउन लगाया तो देश की जीडीपी डाउन गई, क्योंकि रीजन इज लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन बंद हो गया। प्रोडक्शन बंद तो लोगों को काम नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट भी डाउन चला गया। एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम होगी क्या? इनकम भी नहीं होगी। इनकम नहीं खर्च कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसीलिए जीडीपी डाउन चली गई। तो पॉइंट क्या था, क्या कारण था, क्या इफेक्ट रहा, इसलिए इकोनॉमिक्स को रॉबिन्स ने साइंस कहा। तो इसलिए बोला साइंस कौन सी बोल रहा है पता है? इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव साइंस। रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉजिटिव साइंस के रूप में डिफाइन किया है, जो हम पढ़ के हैं ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है। तो रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को सिर्फ पॉजिटिव साइंस के रूप में डिफाइन किया। आई कैन यूज, अगर मैं दिखाऊं कुछ आपको, तो अभी जो हमने लिखा था ऊपर अपने पास में साइंस वाली बातें, यहां पर अपने पास में जो साइंस के वर्ड हमने सीखे थे वो पॉजिटिव वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ रॉबिन्स ने बताया था, याद रखना। अब क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं, चलो चलो चलो, कहानी चल रही है हमारी। अब क्या हुआ ये बताया किसने? रॉबिन्स ने बताया। लेकिन कुछ सालों के बाद में अब पिक्चर में आई कहानी अलग, बहुत फेरबदल हुआ। इस सब ने अपनी अपनी बात बोल दी, लेकिन अब सुनना ध्यान से बात को। अब कुछ इकोनॉमिस्ट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एक कॉमन डेफिनेशन दिया। ये तो आप समझ में आ ही चुका कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरी को प्रूव किया गया, और हमेशा ऐसा होता है, अब भी होता, आगे भी होगा, ध्यान रखना। ये इकोनॉमिक्स की वैरायटी वाला पार्ट है। अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ बेलाल? एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल को क्रिटिसाइज किया लियोन रॉबिन्स ने। अब इनको क्रिटिसाइज किया किसने? कुछ लोगों ने, नाम लिखता हूं, नाम लिखो कौन कौन है बेटा। कुछ इकोनॉमिस्ट कौन से? फर्स्ट लिखता हूं सैमुअलसन, दूसरा निकोलसन, और हिक्स, HICKS, हिक्स, एलन,
पीगो, ये कुछ इकोनॉमिक्स है एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स निकल के आए जिन्होंने रॉबिन्स की डेफिनेशन को चैलेंज किया, बोला भैया तू गलत है, अपनी बातें मान ले, गलती मान ले। बोला गलती क्या मान लो, गलती नहीं मान रहा। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ, उन्होंने क्या बोला, बहुत समझदार लोग थे, समझदार लोग थे, क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे के साथ में एक साथ इन्होंने डेफिनेशन प्रूव किया और बोले भैया समझदारी क्या दिखाई। बोला भैया अकेला तू सही नहीं है, ना तू सही ना तू सही, तुम तीनों की बात हम अग्री करते हैं, लेकिन हम इस रॉबिन्स की बात को अग्री नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं मानेंगे कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइंस है। और आप जानते हो बेटा इस बारे में कि सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट से काम नहीं चलता। पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। सुनना क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे हुई, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कि बता पाओगे प्रॉब्लम ये थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, बता पाओगे। बट सॉल्यूशन क्या है ये बताएगी आपकी नॉर्मेटिव साइंस। और वो डेफिनेशन बेटा सैमुअल्सन, निकोलसन, हिग्स, एलन, पीगो इन सब ने मिलकर दी थी। अब सुनो लिखो क्या होता है। तो लिखो क्या बोला, इन्होंने बोला भैया कि क्या है, इकोनॉमिक्स इज, लिखो मेंशन किया, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। दे सेड इन इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। इन्होंने साक्षात बोल दिया ये नॉर्मेटिव इन नेचर मतलब नॉर्मेटिव साइंस है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस तो कहा बट बोला नॉर्मेटिव साइंस है। इसीलिए याद रखना जब आप पढ़ते हो तो आप बोलते हो इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। लेकिन 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 याद करो, मैंने आपको कहा था बेटा आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपकी बुक्स में क्वेश्चन आता है जहां लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, मोर पॉजिटिव लेस नॉर्मेटिव, मोर नॉर्मेटिव लेस पॉजिटिव। तो वहां पर लिखते हो पॉजिटिव के साथ साथ नॉर्मेटिव भी है। दिस इज द रियल आंसर गाइस। बट अगर पॉजिटिव वर्ड नहीं दिया, नॉर्मेटिव दिया तो नॉर्मेटिव टिक करते हैं। क्यों करना टिक, क्वेश्चन तो क्यों पे पूछे, क्यों। जब तक इकोनॉमिक्स में क्यों है, इकोनॉमिक जिंदा है तुम्हारे अंदर, याद रखना। तो वर्ड क्या बोला, नॉर्मेटिव क्यों भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बात करती है। एज यू नो दिस, पढ़ चुके उसके बारे में। नॉर्मेटिव क्या करती है, डील्स विद व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। आज सोचो ना यारो, जब देश में इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या होता है, गवर्नमेंट से तुम्हारा पहला प्रश्न क्या होता है, कैसे सोल्व करोगे। दिक्कत तो ले आए तुम लोग, बताओ, प्रॉब्लम तो तुमने क्रिएट कर दी। कोविड आया, वॉर की जंग की स्थिति हो गई, चाइना से लड़ाई लड़ने वाले थे कुछ टाइम पहले, हम पाकिस्तान से लड़ने वाले थे, तो रिमेंबर। अब यूक्रेन और उसका रशिया का वॉर हो रहा था, तो वहां पर भैया क्या होगा, तो किसका सपोर्ट, तो व्हाट ऑट टू बी, क्या किया जाना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर सबसे जो मेजर पैरामीटर है वो यही है। प्रॉब्लम चल जाएगी पता भाई, बट सॉल्यूशन क्या है उसके लिए कौन बताएगा। याद रखना ये डेफिनेशन दी थी आपके पास में, नॉर्मेटिव डेफिनेशन। तो गाइस ये कहानी है, ये आपको थोड़ा कनेक्ट करती है पीछे की चीजों से कि फर्स्ट डेफिनेशन से लेके अभी तक की डेफिनेशन में क्या चीजें आ चुकी है हमारे पास में। याद रहेगी बात, क्लियर है गाइस, ओके। तो ये पार्ट था जो मैंने कहा आपको इंपॉर्टेंट नोट के थ्रू पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी। इतना ही पढ़ना है, जितना बोला उतना ही सुनना था, उससे आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। लगेगा रिक्वायरमेंट बताऊंगा आप लोगों को अलग से मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हमारी हो गई कौन सी सर, आपके स्मिथ के रिगार्डिंग। तो गाइस ये पूरा पार्ट था हमारा जनरल इकोनॉमिक्स की वैरायटी जो मैंने बताया आपको। अब मेरी कहानी शुरू होगी आपकी जो बुक है, आपका जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग। ये भी ऐसा नहीं कंटेंट नहीं, ये भी कंटेंट बुक का ही पार्ट, सिलेबस का पार्ट दिखाया आपको बुक के अंदर मैंने। अब आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। अब सुन लो ध्यान से, अब आपके पास में जनरल इकोनॉमिक्स का नाम दोबारा नहीं आएगा। अब पूरे सिलेबस के अंदर यही बिजनेस इकोनॉमिक्स की कहानी चलेगी, उसी को समझना है, उसी को लेके चलना है। चले भाई लोगों, फुल नोट कर लिया, नहीं क्या तो नोट कर लो बेटा, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो इसको, फिर बढ़ेंगे आगे, फिर हम चलेंगे आगे, फिर हम चलेंगे आगे। नोट कर लो इसको, डन। चलें, आओ भाई लोगों, सुनो 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 सुनो, गांव वालों, देशवासियों, सुनो ध्यान से बात मेरी। अब आते हैं हमारी मेन कंटेंट के ऊपर, दैट इज हमने पढ़ लिया बिजनेस इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स। तो अब बात करते हैं हमारा सबसे मेजर पार्ट जिसे हमें करना है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लिखो क्या नाम है, इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। नोट कर लो पहले, बिजनेस इकोनॉमिक्स। आराम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज सीखते हुए चलेंगे और वही पैटर्न रहेगा जो भी पढ़ा, समझ के पढ़ेंगे। तो वर्ड है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। मेरा पहला शब्द तो यही निकल के आता है। तो एक वर्ड तो आपने सीख ही लिया कि इकोनॉमिक्स का मतलब तो है सर सिर्फ और सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स की बात की थी। अब अगर मैं बोलूं कि अगर इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स है, सुनना क्या बोल रहा हूं,
अगर इकोनॉमिक्स जनरल इकोनॉमिक्स है तो जनरल इकोनॉमिक्स मतलब आपकी इकोनॉमिक थ्योरीज को अगर मैं जोड़ दूं बिजनेस के साथ में, और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में होता है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में होता है डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के साथ में, अब सुनना यही है आपका रियल पार्ट, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के साथ में जनरल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को जोड़ा जाएगा तो वो बन जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये याद रखना है? नहीं, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़नी है इसके अंदर में। तो लिखो बेटा, नोट करते हैं, हमारी कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट लिखो, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, नोट करना क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है, नोट करो, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, पहला वर्ड लिखो, आराम से नोट करेंगे, बिजनेस। सर बुक भी पढ़ाओगे? हाँ बुक भी पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन मत लो, अभी इसको करते हैं पहले। केवल लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है भाई लोगों, बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट, हमने लिखा था सर ये, हाँ तो दोबारा लिख लो नालायक को, रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। मैंने कहा था ना अप्लाइड, ना की जनरल इकोनॉमिक्स, दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच कौन सी बेटा, लिखो, which deals with the problems and issues, which deals with the problems and issues। अब बताना भाई, जब नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स तो प्रॉब्लम इशू भी किसके होंगे, सोचो, लगाओ दिमाग। जब नाम ही है बिजनेस इकोनॉमिक्स तो प्रॉब्लम भी किसकी होंगी, बिजनेस की। तो लिखो इश्यूज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को डील करने वाला इकोनॉमिक्स। अप्लाइड वो ब्रांच क्या कहलाता, लिखो, कैसे सोल्यूशन कैसे करता, लिखो, विद द हेल्प ऑफ, कैसे करेगा सोल्यूशन, डील कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ, आई कैन यूज हेल्प ऑफ या यूज ऑफ, ठीक है, हेल्प ऑफ, लिखो, इकोनॉमिक थ्योरीज, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करके, एंड और क्या है, एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। लिख लो, पूरा समझाऊंगा। उस डेफिनेशन में बहुत सारा कंटेंट है। अगर मैं बोलूं ना अकेली बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपके फर्स्ट चैप्टर कवर करती है, दिखाता हूं कैसे, लिखो। तो क्या बोला, पढ़ना, दो बातें निकल के आई। अब प्लीज सुनना ध्यान से मेरी बात बेटा, ध्यान से, पहला वर्ड सुनना। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बोला इट रेफर्स टू दैट ब्रांच, वो ब्रांच, वो शाखा है, पेड़ की वो शाखाएं, समझ रहे हो, एक पेड़ होता है पेड़। अब ऐसे इकोनॉमिक्स भी पेड़ है बेटा, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स एक पेड़ है, उस पेड़ की बहुत सारी वैरायटीज हैं, जिसमें से एक वैरायटी मैथ्स में पढ़ते हो, स्टैट पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, रिमेंबर, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज है भाई। जनरल इकोनॉमिक्स वैरायटी है, स्टैट भी वैरायटी है, इस इकोनॉमेट्रिक्स वैरायटी है, ये वैरायटीज है बेटा। तो बोला उनमें से एक वैरायटी कौन सी, किसका हिस्सा, ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये वर्ड सुन लो, समझ लो इस वर्ड को, यहीं पे क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है, पहले बार बार पूछा गया है कि बताओ भैया कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी इकोनॉमिक्स है। ऑप्शन ए जनरल इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, रीजन है, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मेरे लाल कि ऐसी इकोनॉमिक्स जिसे आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब अप्लाई मतलब जिसका एप्लीकेशन पॉसिबल है। अब चेक करो मेरे लाल, क्या बिजनेस जब डिसीजन लेता है, कॉमन सेंस लगाओ ना, जब बिजनेस डिसीजन लेता है तो क्या अपने अंदर लेता है या रियलिटी में लेता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस डिसीजन लेता है या सिर्फ थ्योरेटिकल लाइफ में लेता है कि हाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मैंने मन ही मन में रात को नींदों में सॉल्यूशन निकाल लिया, ऐसा होता है क्या भाई लोगों, ऐसा तो नहीं होता। कैसा होता है, रियलिटी में प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद में मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी को बोलते हैं ना अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड पार्ट है ना, अप्लाइड मतलब अब इसको अप्लाई किया जा सके। रिमेंबर, आगे पढ़ना, कौन सा, जो डील करता है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम इश्यू को जो डील करता है उस इकोनॉमिक्स को बेटा कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। याद रहेगी बात। अब बात सुनना, अब दो वर्ड समझना। तो बिजनेस की प्रॉब्लम इश्यू डील करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहता है। लेकिन कैसे करता है, क्वेश्चन ये भी आएगा ना, कैसे करता है, ये कैसे ही तो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, कैसे करता है।
बिजनेस अपनी प्रॉब्लम एंड इश्यूज का सॉल्यूशन कैसे करता है। अब एग्जांपल सुनना यार, बट्टा नहीं मारो, देखो सीख के पढ़ो। भैया हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो गया, सडनली पता नहीं क्या हुआ, अच्छी वाली फैक्ट्री है मेरी, फैक्ट्री सुनने ध्यान से, 2 4 5 फैक्ट्री है मेरी, फैक्ट्रीज में सडनली प्रोडक्शन कम हो गया, सामान बनना बंद हो गया, कुछ जो सामान बन रहा था वो कम हो गया। अब बताओ ये क्या है, क्वेश्चन ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती है, मैं मैनेजमेंट के अंदर हूं, प्रॉब्लम ये आई कि भैया फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन बंद हो गया, काम नहीं हो रहा, सामान नहीं बन रहा, बेचूंगा क्या, खाऊंगा क्या, बच्चे कैसे पालूंगा मैं अपने। अब सुनो बात ध्यान से, प्रॉब्लम तो थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, बट सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन इज, मेरे को ये समझना पड़ेगा कि भैया अगर मुझे इस मार्केट के अंदर, भाई प्रॉब्लम क्या थी, सामान बनना बंद हो गया, इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या करना चाहिए। अगर आज मेरे पास में, जब मैंने पता किया सो प्रॉब्लम क्या थी, तो पता चला प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, जो सामान मैं बना रहा हूं लोग उसे मांग नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा। सुन रहे क्या बोल रहा हूं, ये सारे वर्ड सुनना, क्योंकि सारे वर्ड तुम्हारे चैप्टर के पार्ट हैं, आगे आने वाले। तो इसका मतलब मुझे डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा, जो कस्टमर उस सामान को खरीदते हैं वो कौन है, क्या उस मार्केट में बेच रहा हूं नहीं बेच रहा हूं, उनकी नीड्स को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, डिमांड एनालिसिस। दूसरा, अब डिमांड का कंफर्मेशन लिया तो लगा अरे भैया सप्लाई भी तो करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रुक गया, तो वो जो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे सप्लाई भी तो फिक्स करनी पड़ेगी कि प्रोडक्शन सुचारू रूप से चल सके। रॉ मटेरियल कहां से आएगा, लेबर कहां से आएगा, लैंड क्या रहेगी, मशीनें कौन सी यूज करूंगा, ये क्या है मेरा डिसाइड करेगा, प्रोडक्शन डिसाइड करेगा सप्लाई का लेवल। तो मुझे अब अपनी डिमांड के साथ साथ में सप्लाई को भी एनालाइज करना पड़ेगा, कितना कर पाऊंगा कितना नहीं कर पाऊंगा। अब वो तो कुछ और ही मांग रहे हैं। अब थोड़ा एग्जांपल के लिए तुम एग्जांपल दूं, बढ़िया सा एग्जांपल दूं, सुनना ध्यान से बात को। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट, इनको एनालाइज करना पड़ता है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से बात को। इस बात को बहुत साल हो गए, ठीक है, उस टाइम मैं ना स्कूल में था, पढ़ता रहा मैं ना, और ये बात मुझे तब से याद है आज तक। तुम्हारे लिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें कनेक्शन बिल्टअप हो, जो कुछ चीजें रट्टा मत मारो बेटा, इकोनॉमिक्स में समझ के पढ़ो। अब मैंने उसी को कनेक्ट करता हूं, आज भी मुझे ये बात याद है। उस टाइम ना जब मैं गया हुआ था नॉर्मली घूमने के लिए ना, घूमी करने के लिए, जून की बात थी, तो एक सीज होता रहा हमेशा की, मीन्स फैमिली बोलती थी कि ठीक है घूमने के लिए नानी के यहाँ जाएंगे, नानी के जाएंगे। तो नानी पंजाब में रहती है। अब पंजाब में नानी के यहाँ जाना होता था, साल में एक बार जाते थे हम लोग स्कूल छुट्टी होने पे। अब वहां पे मुझे सबसे बात याद है, फिक्स था साल में एक बार जाएंगे। वहां जब मैं गया तो उस टाइम पे ना वहां पर पंजाब में एक नया नया न्यूज़पेपर स्टार्ट होने वाला था। अभी आज जो फेमस न्यूज़पेपर है उनको आप जानते हो, बट पंजाब में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट होने वाला था। तो वो न्यूज़पेपर वाले क्या कर रहे, पता क्या कर रहे थे, वो घर घर जाके न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन करवा रहे थे कि आप हमारा न्यूज़पेपर लीजिए, आप हमारा न्यूज़पेपर लीजिए, आप हमें ये बताइए कि आप हमारा न्यूज़पेपर कितने में लेंगे। अगर आज आपको अखबार चाहिए हो, आप तुमसे पूछता हूं, आज अगर तुम्हें महीने का अखबार चाहिए हो तो तुम्हें कितने में चाहिए। तो किसी ने बोला, लोग मस्ती करते हैं, 2 रुपए में दे दो भैया, 3 में दे दो, 1 रुपए मिल जाएगा। तो ये प्राइस का एक एस्टिमेशन उन्होंने स्टार्ट किया, और वो घर घर गिफ्ट भी बांट रहे थे कि अगर लोगे सब्सक्रिप्शन आज लोगे तो ये बाल्टी लो, बकेट पकड़ लो, ये साथ में सैंपल और सामान गिफ्ट भी दे रहे हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री। बट द पॉइंट इज व्हाट दे वर डूइंग, वो क्या कर रहे थे भाई, वो कर रहे थे रिसर्च, वो कर रहे थे एनालिसिस, डिमांड का एनालिसिस, कि अगर एक कंज्यूमर उस सामान को खरीदता है तो किस प्राइस पे खरीदेगा, वो किस अमाउंट पे एग्री करेगा। तो पॉइंट ये निकला, लोगों ने बोला 1 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 2.5 रुपए। अब पॉइंट सुनना, 2.5 चलता रहा, चलता रहा उस टाइम पे, सुनो ध्यान से। द पॉइंट इज, नोटिस करना, आज तुम्हारे देश में जो अखबार न्यूज़पेपर बिकते हैं, इतने सुनना सोचना भी ध्यान से, पेपर कितने ज्यादा है उसके अंदर, पेपर से कहीं ज्यादा, पेपर की जितनी कॉस्ट है न्यूज़पेपर वाले आपसे उतना कॉस्ट भी वसूल नहीं करते हैं। 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, याद है ये प्राइस चलता है इंडिया में आज भी, जो बढ़ चुका था, बढ़ गया प्राइस है। पॉइंट सुनो, क्योंकि रीजन इज उन्होंने दिमाग लिया, एनालिसिस किया न्यूज़पेपर ने। कभी सोचना, न्यूज़पेपर मार्केट ने इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया और सॉल्यूशन निकाला। क्या एनालाइज किया, देखो कहानी सुनोगे तभी बिल्टअप होगा माइंड में कंसेप्ट। क्या हुआ, क्या एनालाइज किया कि लोगों को, हमारे देश के लोगों को सस्ता सामान चाहिए, ठीक है भाई,
बट हम तो अपने खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा कैसे निकालेंगे? उसकी कॉस्ट भी पेपर कॉस्ट है, इंक की कॉस्ट है, स्टाफ काम कर रहा है, इतना लोग हैं, एडिटर्स हैं, प्रिंटिंग वाले, कैसे इनको सैलरी बांटेंगे? कहां से आएगा पैसा? इसलिए नो ऑप्शन क्या निकाला उन्होंने? ऑप्शन निकाला भैया 2 रुपए में अगर वैसे बेचा तो हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, है ना, चूड़े तोड़नी पड़ जाएंगे करके ऐसे। तो क्या करें? बोले काम करते हैं, क्यों ना हम कस्टमर को तो उतने में ही दे जितना वो मांग रहा है, लेकिन हम अपनी न्यूज़पेपर का कमाई पैसा निकालने के लिए अलग अलग कंपनीज को, डिफरेंट कंपनीज को कोलैबोरेट करते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनकी एडवर्टीजमेंट करवाने की बात करते हैं। और चेक कर लो आज के दिन सभी न्यूज़पेपर्स जो कमाई करते हैं उनके अंदर उनकी डिफरेंट कंपनीज की बिग बाजार ये वो उनकी एड चलती हैं, और एक छोटी सी एड का भी बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करता है डेली बेसिस के ऊपर। समझ में आया? तो ये क्या था भाई? एक बिजनेस ने, एक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ने एनालिसिस किया कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या कर पाऊंगा, मार्केट कैसी है, प्रोडक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कॉस्ट कितनी लगेगी। रिमेंबर ये क्या था? एनालाइज किया और डिसीजन लिया। बेटा कैसे लिया? क्योंकि सारी जो मैंने वर्ड बोले, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, क्या है? यही तो है आपकी इकोनॉमिक थ्योरीज, यही तो आपके चैप्टर्स के नाम। आओ बात कर लो, समझ में आया कंसेप्ट क्या है? आओ बात करते हैं। तो क्या बोला? ऐसी इकोनॉमिक्स जो कि कौन सी है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जो कि कैसे, विद द हेल्प ऑफ, कैसे यूज करती है? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। कौन कौन सी थ्योरीज है अब लिख लेते हैं। फर्स्ट लिखो, इकोनॉमिक थ्योरी में क्या आता है? इकोनॉमिक थ्योरी में क्या आता है? इकोनॉमिक थ्योरी में आती हैं 2 बातें। फर्स्ट लिखो कौन सी? रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिकल, रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आपको अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कूल टाइम के चैप्टर का नाम याद है, लिख दो यहाँ पे। कौन से हैं सर? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, रिमेंबर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन को भी एनालाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा, रिमेंबर मार्केट को भी एनालाइज करना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, जिस मार्केट में बैठे हो मार्केट कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, क्या है? और सर जो फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल काम करेंगे उनकी फैक्टर कॉस्ट क्या रहेगी? फैक्टर कॉस्ट एनालिसिस, याद है? तो ऐसे सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, ये बिजनेस को पता है। बट साथ ही साथ में इतना काफी है? बोला नहीं, ऐसे भी तो बहुत सारी चीजें जिन्हें हमें एनालाइज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? क्वांटिटेटिव टूल बोलते हैं नंबर्स को। जहां नंबर की बातें हैं, नंबर कहां आता है? तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है? सर अकाउंटिंग को भी एनालाइज करना पड़ेगा। सर मैथमेटिक्स भी करके देखनी पड़ेगी भैया कि क्या हिसाब बैठ रहा है, क्या नहीं बैठ रहा। इसका समझ में आ रहा है? तुम्हारे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रियल लाइफ में, बिजनेस में वही सब्जेक्ट रियलिटी में काम आते हैं। और क्या है? मैथ्स भी देखना पड़ेगा, करके हिसाब देखना पड़ेगा। मैथ के साथ साथ में हमें कौन सा इकोनोमेट्रिक्स भी देखना पड़ेगा। देश के अंदर, याद रखना, देश के अंदर जो सर्वे वगैरह होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, प्रोसेस के थ्रू। और क्या है सर? स्टैट का पार्ट भी देखना पड़ेगा कि हर जगह भागना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पढ़ते ना स्टैट में मेथड पढ़ते ना, सैम्पलिंग मेथड, एन्यूमरेटर मेथड, ये क्या है? ये यहीं से पढ़ते हो। तो क्या बोला भाई? अब खुद चेक कर लो, जो तुमने बोला वही मैंने लिखा, और यही तुम्हारा डेफिनेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। सीधा रट्टा नहीं मारना होता, समझना होता, मेरे लिए समझना होता है। समझ में आया नहीं आया बताओ? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, क्लैरिटी मिली? तो ये गाइस ये क्या था? ये डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, जनरल की पूरी बातें हमने कर ली, हमने इकोनॉमिक्स की बातें भी कर ली, अब हमने बात की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। अब मैं बात करूंगा हमारे, नोट करना है क्या? नोट कर लो भैया इसको, चलो नोट कर लो इसको, इसे नोट करो, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। डन 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 डन। अब सुनो बात ध्यान से, अगला हमारा कंटेंट अब ये क्लियर हो गया कि क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स, नाउ क्लियर्ड, ठीक है। अब बात आई मेरे लाल कि हमारा अब अगला टॉपिक क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ने को मिलता है, फर्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और यहां भी तुम्हें तुम्हारी आंखें खुलवा के दर्शन करवा देता हूं मैं। स्कूल टाइम में पहले जब जब जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्योंकि मैं ये सोच के भी पढ़ा रहा हूं कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, पहली बात तो सुन लो। दूसरी बात सोच के पढ़ा रहा हूं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो कि जिन्होंने स्कूल टाइम में साइंस लिया हो, तो उनकी भी तैयारी होनी चाहिए ना भाई, है ना। वो भी तो कुछ उम्मीदें रख के आए ना कि हमें पढ़ाया जाएगा, तो हमें तो पता ही नहीं। तो उन दोनों की उम्मीदें पूरी होगी, इस पॉइंट से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आओ, तो हो सकता है तुम्हें कुछ कंसेप्ट आते हो, कुछ ना आते हो। तो आपने जो पढ़ा वो पढ़ा था इकोनॉमिक्स का नेचर,
और स्कूल टाइम में इकोनॉमिक्स के नेचर में सिर्फ दो ही बातें पढ़ने को मिलती थी। एक पढ़ने को मिलती थी इकोनॉमिक्स साइंस है, अच्छा इकोनॉमिक्स इज साइंस, दूसरा मतलब इकोनॉमिक्स एंड आर्ट। ये दो ही बातें आपको आपकी किताबों में मिलती थी और यही पढ़ाई जाया करती। लेकिन यहां पर बात इकोनॉमिक्स की नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसके नेचर की बात करोगे। और नेचर का मतलब क्या होता है पता है? जैसे तुमसे कोई बोले, एग्जांपल रट्टा नहीं मारना, भाई बताओ ना आज मेरा नेचर कैसा। सर आप जोली हो, जोली चुलबुले टाइप के हो, गुस्सेल हो, कैसे हो, ये नेचर है ना मेरा, ये इंसान का नेचर है। बट इकोनॉमिक्स कैसा बिहेव करती है, इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में जानने के लिए आपको उसका नेचर भी समझना पड़ेगा। कैसी है इकोनॉमिक्स, कैसे काम करती है, कहाँ कैसे कैसे पार्ट में रूल करती है, ये बात आपको पढ़ने को पड़ी है। आओ बात करते हैं, सुनो भाई लोगों बात कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब सुनो भाई लोगों यहां से ध्यान से बात, आपके नेचर वाले पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा हो चुका है, दिख रहा है पूरा पार्ट, ये बुक का पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारा हो चुका है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यार वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, ये पूरा डेफिनेशन इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं। नैरो डेफिनेशन है, बी इकोनॉमिक्स क्या है, वो वाइड डेफिनेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, हमने बात जान ली डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन जो कहती है, रीडिंग कर लेना भाई लोग, इसको जो पता है वही डिटो बात यहाँ लिखी हुई है, वही यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बात कर लो, एक वर्ड और आएगा यहाँ पे, ये वाला वर्ड दिखाऊं क्या वर्ड, आओ दिखाता हूं, बता रहा हूं, सुना। आगे बात करेंगे, फिर हमारा स्टार्ट होगा। अब हमारा स्टार्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चेक करना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बात नहीं की गई, यहां पर प्रॉपर देखो, दिखाता हूं कितनी है। साइंस है, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है, करीबन 8 नेचर के पॉइंट्स हैं, 8 नेचर के पॉइंट दिए गए हैं। तो मतलब दो तो नहीं है, ज्यादा ही है, ज्यादा में क्या है अब बताऊंगा। और उससे पहले एक लाइन लिख लो यारो, लिख के अब देखो यहाँ पे जो मैंने बात बोली, एक वर्ड यहाँ पे और लिख लो, ठीक है, लिखवा देता हूँ, फिर नीचे शुरू करेंगे। हमारे पास में एक लिखो इंपॉर्टेंट नोट, थोड़ा हटा दो इसको, थोड़ा साइड हो जाए भाई, तो हम एक लाइन लिखने वाले हैं। तो लिखो इंपॉर्टेंट नोट, राइट एन इंपॉर्टेंट नोट बिफोर स्टार्टिंग नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। लिखो मेरे लाल लिखो। तो लिखो बेटा, अभी अभी आपने सूचना के तहत सुना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, इसलिए हमें अप्लाइड इकोनॉमिक्स टिक करना, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक और नाम से पुकारा जाता है। जैसे घर में बोलते हैं, अरे भैया तेरा नाम क्या है, तो चिंटू भी है, मिंटू भी, तो रोहन भी है, तेरा 3 नाम है। तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी कुछ और नाम है। नाम में लिखो पहले क्यों है नाम लिखना। तो फर्स्ट लिखो क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करती है पहले वो लिखना। बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोलते हैं जोड़ने को बोलते हैं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, ये जोड़ती है, हाँ इसका काम है रिश्ते बनाना। लिखो इट इंटीग्रेट्स, क्या लिखो द इकोनॉमिक, इंटीग्रेट्स दी इकोनॉमिक थ्योरीज। अभी जो पढ़ा ना इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरीज, ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी को इंटीग्रेट जोड़ती है किससे, विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस, विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस प्रैक्टिस का मतलब बिजनेस के ऑपरेशन, एक धंधा, एक बिजनेस कैसे काम करता है, उसको ये जोड़ती है इकोनॉमिक्स की थ्योरी से, जोड़ती है उसकी थ्योरी से, इसीलिए इसे एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कॉमन सी बात है भैया, बिजनेस में डिसीजन लेता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जब डिसीजन लेता है तो मैनेजमेंट की बिजनेस प्रैक्टिस को अगर आप इकोनॉमिक थ्योरी से जोड़ते हो, ये वो इकोनॉमिक्स है, इसलिए से नाम दिया गया। लिखो इट इज देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक और नाम दिया गया नोन एज, लिखो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, नाम दिया गया इसे मैनेजरियल, मैनेजमेंट की इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, मैनेजमेंट की इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो मेरे लाल 2 बातें याद रखना, आपसे 3 बातें पूछता है। पहली बात बिजनेस, एग्जांपल लिख लो, तो लिख लो इसके बारे में, इसलिए कहीं आपको कोई कहे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स है तो कहना हाँ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी इज इक्वल टू अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इज इक्वल टू अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड इज इक्वल टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, ये तीनों नाम इसी के हैं,
ये भूलना मत मेरे लाल, ये है आपका पार्ट बेसिक इंट्रो वाले पार्ट का। समझ में आया भाई लोगों? ये क्लियर होगा तभी हम अपनी अगली क्लास पे मूव कर पाएंगे। सर अगली क्लास एक काम करना, अलग ही पढ़ा देना। ओके, आपने बोला, मैंने अपने ख्याल को समझ लिया आप लोगों को, क्योंकि सेपरेटली उस पार्ट को पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हमारा इंट्रो का पार्ट खत्म होता पूरा पूरा, ठीक है। और अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा हमारा एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट, और गारंटी है बेटा जिस तरीके से पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़ाएगा, लिख के दे दूंगा इस बात को मैं। तो बात करेंगे अपने पास में नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। रट्टा नहीं, समझ के पढ़ना है। तो गाइस सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस। कौन सा गाना गाएं? कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय, सी यू।